हेलो दोस्तों, एसएस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी बुक का एक नया अध्याय अधिनायक पाठ का कवि परिचय और इस पाठ का हिंदी अर्थ बताने वाला हूं एक ही वीडियो में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ का कवि परिचय के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है अधिनायक, जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी हमारे रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो कि क्या थे, शिक्षक थे। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको वीवीआई करके आप लोग अपने किताब में अंडरलाइन कर लीजिएगा। कवि परिचय जहाँ दिया है वहाँ पे कि रघुवीर सहाय जी के पिता हरदेव सहाय एक क्या थे, पेशे से शिक्षक थे। रघुवीर सहाय जो है वो एमए तक की पढ़ाई किए थे। एमए अंग्रेजी विषय से लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पास किया था। इसके बाद कहा जा रहा है इनकी विशेष अभिरुचि में कि संगीत सुनना और फिल्में देखना इनको पसंद था। यानी रघुवीर सहाय जो है संगीत सुनना उनको अच्छा लगता था और फिल्म देखना जो इन्हें पसंद आता था। गतिविधियों की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किए। गतिविधियों में ये बताया गया कि इन्होंने जो है अपना और जो आने वाली जो कविताएं थी उनके वाचन पठन पाठन सभी के लिए इन्होंने क्या किया कि एक केंद्र की स्थापना किया, जिसका नाम क्या था, कौमुदी। कौमुदी नामक एक कविता केंद्र उन्होंने बनाया, जिसके उन्होंने क्या किया, स्थापना किया और फिर आगे इसका क्या किए, संचालन करते रहे। तो ये भी एक वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने किस कविता केंद्र की स्थापना की, तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की इन्होंने स्थापना किया और संचालन करते थे। अगर इनके सम्मान की बात करेंगे तो लोग भूल गए, इनकी एक रचना थी लोग भूल गए। उस रचना पे ही इन्हें क्या किया गया, साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो भी 1984 ईस्वी में। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा कि रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया था 1984 में। और किस रचना पर, तो लोग भूल गए इनकी एक रचना थी। उस रचना पर जो है इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद इनकी वृत्ति की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि पत्रकारिता। इन्होंने क्या किया कि पत्र जो है पत्र का प्रकाशन किया, इन्होंने पत्र लिखना शुरू किया, पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया। साथ में कहा जा रहा है कि नवजीवन जो लखनऊ से आरंभ किए, नवजीवन पत्रिका लखनऊ से आरंभ किए और फिर उसके बाद समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली में और फिर नव भारत टाइम्स नई दिल्ली में संपादक के रूप में काम किए। पहले मतलब कहा इनका पत्रकारिता कि इन्होंने क्या किया, पत्र पत्रकारिता का प्रकाशन किए पत्र का। फिर नवजीवन जो लखनऊ से निकलने वाली पत्रकारिता था उसका उन्होंने आरंभ किया। बाद में जो ये दिल्ली में आकर के समाचार विभाग आकाशवाणी दिल्ली में और नव भारत टाइम दिल्ली में संपादक के रूप में काम किए। फिर आगे जाकर के 1979 से 1982 यानी 1979 से लेकर के 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका जो नई दिल्ली से निकलती थी उसके संपादक के रूप में काम किए और फिर भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। तो ये पूछा जाता है कि जो हमारे रघुवीर सहाय हैं वो दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका के प्रधान संपादक कब से कब तक रहे, तो कब से कब तक रहे, तो 1979 से लेकर के 1979 से लेकर के 1982 तक। ठीक, ये वहां पे क्या किए, प्रधान संपादक के रूप में काम किए दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका का। अब दिनमान समाचार साप्ताहिक पत्रिका में क्या होगा
कि एक मैगजीन पत्रिका थी जो सप्ताह में एक बार निकलता था, तो उसके प्रधान संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। आगे फिर कहा जा रहा है इनके कृति के बारे में। कृति यानी रचनाएं। इनके रचनाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है, कविता, कहानी और निबंध करके। कविता की बात करेंगे तो कविता में कहा जा रहा है कि दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल। अब दूसरा सप्तक के पूछा जाएगा कि संपादक कौन थे, तो अगेय जी को माना जाता है। दूसरे सप्तक के संपादक या प्रतिपादक कौन है, तो अगेय जी। हमने पहले भी आप सभी को बताया था कि सप्तक करके कभी भी प्रश्न पूछे, दूसरा सप्तक का है, तार सप्तक का है, प्रथम सप्तक का है, तो इन सभी के संपादक कौन होंगे, अगेय जी होंगे। तो दूसरे सप्तक के कवि के रूप में रघुवीर सहाय जी को पहचान मिला, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपनी कई सारी रचनाओं का उन्होंने प्रकाशन किया, जिनमें कविता थी सीढ़ियों पर धूप में। ये VVI इनका इम्पोर्टेंट रचना है या उनका इम्पोर्टेंट कविता, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आत्महत्या के विरुद्ध, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। तो अभी लोग भूल गए, हम लोग पीछे पढ़े सम्मान में, तो लोग भूल गए इस कविता पर इन्हें क्या किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखना है कि लोग भूल गए इनकी क्या थी, कविता थी, जिसपे इन्हें 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एक सीढ़ियों पर धूप में याद रखना, एक आत्महत्या के विरुद्ध को याद रखना है, और लोग भूल गए हैं। ये तीनों जो है हमें रचना को ध्यान में रखना है। अब जो है आगे कह रहा है कहानी। कहानी में कह रहा है कि सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं। उसके बाद निबंध की बात करेंगे तो सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश लिखने का कारण, उबे हुए सुखी वे लोग नहीं होंगे जो मारे गए होंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं, इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी, और संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित। मतलब यहाँ पे इनके जो रचना दिया 3 तरीके का, कविता, कहानी और निबंध, तो तीनों में एक चीज कॉमन दिया गया था, सीढ़ियों पर धूप में। हमने तीनों चीजों में पढ़ा, तो यहाँ भी देखा कि सीढ़ियों पर धूप में है, कहानी में भी देखा कि सीढ़ियों पर धूप में, और निबंध में भी सीढ़ियों पर धूप में। मतलब कि एक ही शीर्षक नाम से इन्होंने 3 तरीके की, मतलब कि विधा में जो है रचनाएं की है। एक विधा तो कविता वाला हो गया, एक कहानी वाला और एक निबंध वाला। तो ये तीनों प्रकार की विधाओं में इन्होंने क्या की, रचनाएं की, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक से। इसके बाद इनकी जो कहानियों में, रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंट, ये भी कहानी है। निबंध की बात करेंगे तो दिल्ली मेरा परदेश इनका इम्पोर्टेंट निबंध हो गया। सीढ़ियों पर धूप में, ये याद रखिएगा आप लोग। साथ में ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग कि लिखने का कारण और वे लोग नहीं होंगे जो मारे गए हैं। तो ये इतना इनके निबंध को हमें ध्यान में रखना है। अब जितने भी ये रचनाएं दी गई है, ये सारी रचनाएं जो है वो 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से जो है ये प्रकाशित है, ठीक ना। तो ये रघुवीर सहाय जी के बारे में परिचय था। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे ये देखेंगे कि जो हमारा अधिनायक पाठ है, अधिनायक पाठ जो है इसमें कवि ने क्या बताने का कोशिश किया है। तो ये पाठ को हम लोग समझने से पहले ये समझेंगे कि जो अधिनायक पाठ है हमारा, अधिनायक, ये कहाँ से संकलित है। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न तो यही है कि अधिनायक जो पाठ है ये कहाँ से संकलित है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है हर चैप्टर का ही कि ये पाठ जो है कहाँ से संकलित है, तो ये पाठ कहाँ से संकलित है। तो वैसे ही जो अधिनायक पाठ है ये कहाँ से लिया गया है, तो अधिनायक पाठ आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की एक रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध, जो कि कविता है, और इसी कविता से हमारा जो है यह पाठ अधिनायक वो संकलित है। यह अधिनायक इनकी क्या थी, एक व्यंग्य कविता था, जिसमें इन्होंने जो हास्य नहीं बल्कि आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष प्रकट किया है। अब ये जो है व्यंग्य कविता, तो व्यंग्य में यानी कि इसमें हंसी
मजाक का वर्णन नहीं किया इन्होंने आजादी के बाद जो हमारे सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं और हमें पे जो है आम जनता पे शोषण कर रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने क्या किया है इस पाठ में लिखा है, जिसमें वो राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक जो शब्द है उसको लेकर के वो व्यंग्यात्मक कटाक्ष रखते हैं। अधिनायक जो शब्द हम लोग राष्ट्रीय गान में प्रयोग करते हैं, तो इस राष्ट्रीय गान में अधिनायक शब्द जो मतलब कि हमारा शासन करने वाले लोग होते हैं, सत्ताधारी वर्ग के लोग, उनको अधिनायक कहा जाता है। तो उस शब्द को लेकर के जो इन्होंने व्यंग्यात्मक जो है कटाक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें ये बताते हैं कि आजादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत जो है अभी तक बदली नहीं है, वहीं का वहीं आम आदमी आज भी और अमीर होते जा रहा है। इसी कविता में उन्होंने क्या किया है कि एक लड़का जिसका नाम हरचरना बताते हैं, तो हरचरना जो एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है और वह फटा सुतना जो है कपड़ा पहने राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है अपने स्कूल में झंडा फहराने जाने के जलसे में या उस समय वह क्या करता है कि राष्ट्रीय गान को पीछे से दोहराता है। और पीछे से दोहराने के बाद इस पाठ में जो है कवि ने ये भी जिक्र किया है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस समाज में, तो उसमें जो अधिनायक का जो गुणगान किया गया है, तो अधिनायक का गुणगान जो किया जा रहा है, तो वो कौन है जिनका बाजा बजाना, जिनका हम गुणगान कर रहे हैं, तो ये कौन है लोग, सत्ताधारी वर्ग के लोग जो हमारा शोषण कर रहे हैं, इनके बारे में उन्होंने कटाक्ष व्यंग इस पाठ में किया है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अधिनायक जो है सत्ताधारी वर्ग के लोगों को कहा गया है। और यह पाठ कहाँ से संकलित है, तो यह पाठ जो हमारा आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता थी रघुवीर सहाय की, वहीं से संकलित है। अब आगे चलेंगे हम लोग पाठ पर, जो पंक्तियों को हम लोग समझेंगे। अब जो पंक्तियां हैं, ये टोटल कितने पंक्तियां दिया गया है, 16 पंक्तियां, 16 लाइन मतलब दी गई है। अब 16 लाइन को हमने क्या किया, 4-4 पंक्तियों में बांट दिया है कि आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। पहला पंक्ति कह रहा है कि राष्ट्र गीत में भला कौन, वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। अब कवि रघुवीर सहाय जो है इतने वर्ष आजादी के बीत जाने के बाद वो कह रहे हैं आम जनता से कि जो राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत है उसमें भला वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत के भाग्य का निर्माण करने वाला है, यानी ईश्वर विधाता है, जिसका गुण फटा सुतना यानी फटा और सुतना यानी कि हाफ पैंट पहने, गुण जो है हर चरना उनका गा रहा है। तो वह कौन व्यक्ति है, वह कौन अधिनायक है, कौन महाबाहुबली है, या सत्ताधारी वर्ग के कौन व्यक्ति हैं जिनका गुण जो हर चरना फटा पुराना कपड़ा पहन करके जो है राष्ट्रीय त्योहार के दिन जो है या राष्ट्रीय गीत में वो गा रहा है, तो वह कौन है। ये चीजें प्रश्न जो है कवि हमसे कर रहे हैं। फिर कहते हैं कवि कि मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर, जय जय कौन कराता है। अब मखमल मतलब क्या होता है कि मखमल का जो वस्त्र मलमल का जैसे मुलायम कपड़ा, टमटम मतलब जो बैलगाड़ी होते हैं, बैलगाड़ी, और उस पे मतलब कि रथ लगा रहता है तो टमटम कहा जाता है। जैसे नहीं होता रथ, सिंपल रथ, शादी विवाह वाला नहीं बोल रहे हैं, जिसमें आम लोग पहले के समय में जो है आगे घोड़ा वोड़ा भी होता था और पीछे घोड़ा को खींचने वाला व्यक्ति खींच रहा और ऐसे जो है बना रहता था, नीचे जो है 2 ऐसे चक्का लगा रहता था, आगे जो घोड़ा उसको खींच रहे हैं और यहाँ बैठ करके व्यक्ति जो है आगे उसको चलाता है और यहाँ जो आराम करने वाला राजा महाराजा बैठते थे। तो वही कवि कह रहे हैं कि मखमल का वस्त्र पहने, टमटम पर सवार, बल्लम मतलब क्या होता है, तो बल्लम मतलब होता है भाला या बर्छी, और तुरही मतलब होता है कि युद्ध में बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसको तुरही कहा गया है। जो पगड़ी पहनते हैं हम लोग छत्र चवर के साथ, छत्र चवर मतलब होगा छतरी, और चवर मतलब होता है जो राजशाही चिन्ह होता है उसको चवर कहा गया है।
तो कवि कह रहे हैं कि जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं वो मखमल का वस्त्र पहने हैं, टमटम पर सवार हैं और भाले उनके अगल बगल लोग अस्त्र लेकर के खड़े हैं, वाद्य यंत्र जो है वो बजा रहे हैं, लोग छतरी डुला रहे हैं और राजशाही चिन्ह लेकर के उनके साथ लोग खड़े हैं और उन राजाओं को जो है तोप छोड़ा करके यानी तोप की गोली छोड़ करके जो है ढोल बजा करके उनको सलामी दिया जा रहा है तोप का और उनका जय जयकार कराया जा रहा है। तो ऐसे लोग कौन हैं? साथ में कवि ये भी कहते हैं कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुच्चे नर कंकाल, पूरब से पश्चिम से आ रहे हैं नंगे पांव नंगे बुच्चे लोग नर कंकाल के समान, सिंहासन पर बैठे उनके तमगे कौन लगाता है। जो सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ताधारी वर्ग के लोग हैं, उनको तमगे लगाना, उनको मेडल लगाने के लिए ये लोग जो दूर दूर से जो पूरब पश्चिम से जो नंगे पांव आ रहे हैं। तो ऐसा ये लोग कौन है जो इनका इतना जय जयकार हम लोग कर रहे हैं, इनको मेडल तमगे हम लोग लगा रहे हैं। इसके बाद आगे कहते हैं कवि कि कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक व महाबाहुबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। फिर कवि कहते हैं कि कौन है वह जन गण मन अधिनायक महाबाहुबली, जो सत्ताधारी वर्ग के लोगों को कह रहे हैं कि वो जो शासन करने वाला लोग है वो कौन है? महाबाहुबली, जिससे लोग आम जनता डर करके बेमन से भी उनका गुणगान जो है कर रहे हैं, डर कर भी उनका मन डरा हुआ है और बेमन बिना मन के भी जो है उन लोगों का आम जनता जो है गुणगान कर रही है, उनका बाजा रोज बजा रही है। तो ऐसे लोग वो महाबाहुबली के समान होंगे या ये कौन है? महाबाहुबली है कि इनसे लोग डर करके और इनका गुणगान लोग कर रहे हैं। तो कवि जो है इस पाठ में इन्हीं सत्ताधारी वर्ग के लोगों के बारे में कटाक्ष व्यंग किए हैं कि आज इतने साल आजादी के बीत जाने के बाद भी यह हम पे अधिकार जमाए हुए हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अर्थ। आई होप आप सभी लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो एक बार प्लीज इसे शुरू से जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंच सके। और जिन्होंने भी हमारे वो 100 MCQ वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ था जो मैं 1 से 5 पार्ट तक के काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से मैंने क्वेश्चन को उठाया था, आप सभी लोगों के बीच वो मैं रखा था। तो आप जिन लोगों में से आप में से जो लोग नहीं देखे होंगे तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।